हेलो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो आपको ये समझाना है कि बैरिएट्रिक सर्जरी क्या होती है, कितनी तरह की होती है, बैरिएट्रिक सर्जरी कब ज़रूरत होती है, किस में करनी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि मोटापा जिसमें कि बैरिएट्रिक सर्जरी करनी चाहिए वो उस मोटापे को क्या कहते हैं। उस मोटापे को हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। मॉर्बिड का मतलब है बीमारी। जब कोई आदमी या औरत या पेशेंट इतना मोटा हो जाए कि वो मोटापा उनको बीमारियां करने लगे, इसको हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। ऐसा कब होता है? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर आपका वज़न 100 किलो से ज़्यादा है या जो आपका वज़न होना चाहिए उससे आपका वज़न 40 किलो ज़्यादा हो गया, या अगर हम एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सोचें जिसको हम BMI बोलते हैं, हमारा बॉडी मास इंडेक्स है, जो कि हमारे वेट और हाइट का एक रेशियो होता है, और अगर वो बॉडी मास इंडेक्स इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 37.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो गया तो ऐसे मोटापे को हम मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर उन पेशेंट्स के अंदर जिनमें मोटापा है, उनके साथ डायबिटीज़ भी इन्वॉल्व है, उनमें ब्लड प्रेशर की डिजीज़ भी इन्वॉल्व हैं, उनमें थायराइड की प्रॉब्लम भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम भी इन्वॉल्व है, उसके साथ कहीं घुटनों की प्रॉब्लम भी इन्वॉल्व है, उनको सांस की भी दिक्कत आती है, या उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, फीमेल्स में PCOD की प्रॉब्लम है। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और मोटापा भी है तो उस समय हम BMI 32.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर को हम आइडियल मोटापा मानते हैं, जिसमें बैरिएट्रिक सर्जरी हमको लोगों को करना चाहिए। इससे नीचे के मोटापे में हम लोग कभी भी बैरिएट्रिक सर्जरी को रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उससे नीचे का मोटापा जो है मोस्टली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या मेडिसिन दे के हम लोग कम कर सकते हैं। तो ये एक तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो गया कि हर मोटापे का इलाज जो है वो बैरिएट्रिक सर्जरी से नहीं होता है। अब बैरिएट्रिक सर्जरी होती क्या है? बैरिएट्रिक सर्जरी लोग कई बार इसको लाइपोसक्शन से कंफ्यूज कर देते हैं। लाइपोसक्शन एक अलग प्रोसीजर है जिसमें स्किन के नीचे जो चर्बी होती है वो चर्बी को सक करके लेके आया जाता है। ये एक प्रोसीजर है जिससे कि इमीडिएटली हम पर्टिकुलर किसी एक बॉडी पार्ट का या मैक्सिमम 2 बॉडी पार्ट का कुछ एक वेट या जो उनका स्ट्रक्चर है वो उसमें से वेट हम सक करके लेके आ सकते हैं और थोड़ा सा आपकी कंटूरिंग कर सकते हैं। इसको लाइपोसक्शन बोलते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। बैरिएट्रिक सर्जरी जो है वो इंटेस्टाइन की सर्जरी है, स्टमक की सर्जरी है, जो कि लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से या रोबोटिक टेक्निक से की जाती है। इसको हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी, एक होता है रिस्ट्रिक्टिव प्लस माल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी। रिस्ट्रिक्टिव जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, रिस्ट्रिक्टिव का मतलब रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो हम खाना खा रहे हैं, अगर हम खाना जो हमारे स्टमक में जा रहा है अगर हम उसका टोटल ओवरऑल जो साइज़ है स्टमक का वो छोटा कर दें तो अपने आप से खाना जो है उसके अंदर कम जाएगा, क्योंकि स्टमक की कैपेसिटी कम हो चुकी है। तो इस एक तरह से हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब क्या क्या प्रोसीजर हैं जो कि रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी के अंदर आते हैं? जो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर जो रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी में आता है और इंडिया में बहुत कॉमन है, दैट इज़ लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। इसमें हम स्टमक को जो अमाशय जिसमें हम खाना खाते हैं तो एक थैली के आकार का स्टमक होता है, इसका साइज़ छोटा कर दें और उसका साइज़ 85% तक कम कर दें और उसको एक स्लीव की आकार का, बनाना की शेप का, केले की आकार का बना दें। इस प्रोसीजर को लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। ये दूरबीन विधि से, मतलब लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से किया जाता है। इसमें पेट में कोई भी बड़ा चीरा नहीं दिया जाता, छोटे छोटे होल्स के थ्रू ये सर्जरी की जाती है और स्टमक को स्टेपलर से उसको कट भी किया जाता है और स्टेपल भी किया जाता है और उसको एक बनाना शेप का बना दिया जाता है। इस सर्जरी के बाद स्टमक की जो कैपेसिटी है करीब 125 ml के करीब की रह जाती है, और जब भी पेशेंट उसमें लिक्विड लेते हैं या खाना लेते हैं तो उनमें कैपेसिटी कम होती है तो वो कम खाते हैं। कम खाने की वजह से उनका खाना जो पहले बहुत सारा खा रहे थे और उतनी कैलोरीज वो उनके बॉडी में जा रही थी, अब उतना खाना नहीं खाते हैं और धीरे धीरे करके उनकी कैलोरी जो इनटेक है वो कम हो जाता है। और जब वो काम करते हैं तो उनको कैलोरी रिक्वायरमेंट जो उनकी बॉडी में फ़ैट जगह जगह जमा हो गया है, चाहे उनकी मसल्स के अंदर है, चाहे सबक्यूटेनियस फैट है, स्किन के नीचे का फैट है, या विसरल फैट मतलब कि जो लीवर में फैट है या कहीं और बाकी विसरा में फैट है, वो उनको एनर्जी देने लगता है, उनका BMR बढ़ जाता है और धीरे धीरे करके ओवर द टाइम विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर to 1.5 ईयर
उनका 80% तक जो बढ़ा हुआ वेट है वो कम आ जाता है। इसको बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं। तो दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट दैन लाइपोसक्शन सर्जरी। दूसरा जो सर्जरी है, जो बैरिएट्रिक सर्जरी, मैंने अभी आपको रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी के बारे में बताया। अब हम दूसरी सर्जरी के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव प्लस माल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी। इस सर्जरी में रिस्ट्रिक्टिव भी है और मैल एब्जॉर्प्शन भी है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि स्टमक का साइज तो छोटा किया ही गया, लेकिन एक अलग पाथवे क्रिएट किया गया जो कि हमने जो खाना खाया उसको एक नॉर्मल नेचुरल पाथवे से डाइवर्ट करके अलग पाथवे में ले गया। हमने एक बाईपास क्रिएट किया। इसमें तो दो मेन हम प्रोसीजर करते हैं। एक है रू-एन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास, एक होता है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। रू-एन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास जो है पिछले 65 ईयर से ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसीजर है, जिसमें स्टमक का साइज़ काफ़ी छोटा कर दिया जाता है। करीब 20-30 ml की स्टमक की कैपेसिटी हो जाती है और वहाँ उसके स्टमक जो नया स्टमक क्रिएट किया गया है उसमें इंटेस्टाइन का एक सेक्शन जो है जोड़ दिया जाता है। तो जो हम खाना खाते हैं वो स्टमक से डायरेक्टली इंटेस्टाइन को एक एरिया को बाईपास करते हुए दूसरे पार्ट में चला जाता है। जिस एरिया से बाईपास किया जाता है उसमें फूड नहीं जाता है। तो जब फूड नहीं जाएगा तो उस एरिया में जो फूड पचना चाहिए था वो पचेगा नहीं। इसी को मैल एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और सिमिलरली जो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है इसमें भी जो बाईपास किया जाता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया रू-एन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास में ओनली 20 to 30 ml कैपेसिटी स्टमक की होती है। इसमें कैपेसिटी ऑफ स्टमक ज़्यादा होता है और इसमें बाईपास भी अलग तरीके से किया जाता है। ये प्रोसीजर लेस कॉम्प्लिकेटेड है दैन रू-एन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास, लेकिन इसका जो प्रोसीजर का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दोनों ही प्रोसीजर जो रिस्ट्रिक्टिव प्लस माल एब्जॉर्प्टिव कैटेगरी में जो दोनों प्रोसीजर आ रहे हैं, रू-एन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास एंड मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, दोनों ही प्रोसीजर डायबिटीज़ को कम करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। डायबिटीज़ बहुत ही अच्छे से कम हो जाती है पेशेंट के अंदर। उनका वेट भी लॉन्ग टर्म तक जो है ज़्यादा जाता है, लेकिन इनके कुछ नुकसान भी हैं क्योंकि हम माल एब्जॉर्प्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो पेशेंट को हमेशा ही मल्टीविटामिन्स लेने पड़ते हैं, हमेशा ही प्रोटीन इंटेक लेना पड़ता है क्योंकि प्रोटीन का माल एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। आयरन डेफिशिएंसी भी होती है तो आयरन भी लेना पड़ता है, कैल्शियम भी लेना पड़ता है, मल्टीविटामिन भी लेने पड़ते हैं। तो ये सर्जन ही डिसाइड करता है बेसिकली कि किस पेशेंट को क्या प्रोसीजर जो है बेस्ट सूट करने वाला है। क्या उसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी बेस्ट सूट करने वाली है या उसको बाईपास बेस्ट सूट करने वाला है। और उसके बाद आपको जब सर्जरी हो जाती है तो आपको एक पर्टिकुलरली हम लोग डाइट एडवाइस करते हैं। डाइटरी एडवाइस में इनिशियली फॉर फ्यू डेज़ लाइक 10 days to 15 days हम आपको लिक्विड्स ही देते हैं। लिक्विड्स देने के बाद 10 to 15 days के बाद हम एक सेमी लिक्विड डाइट पे आपको शिफ्ट करते हैं। 1 month के बाद वो सेमी लिक्विड से सेमी सॉलिड डाइट पे आते हैं और 2 months में फिर वो सॉलिड डाइट पे आते हैं। ये ऐसा प्रोसीजर सभी सर्जरी में ही, ऐसा प्रोसेस जो है सभी सर्जरी में ही फॉलो किया जाता है। पेशेंट को कुछ एक सुझाव दिए जाते हैं कि उनको कोक, पेप्सी, जिनमें भी फिज़ होता है, सोडा ड्रिंक, वो आपको नहीं लेने हैं। मीठा नहीं खाना है, आपको अल्कोहल से बिल्कुल ही परहेज़ करना है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है और आपको एक जो फिक्स डाइट जो हमने दिया है वो आपको फॉलो करना है। यूजुअली पेशेंट को इस सर्जरी में 4 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है। उनका वाटर इनटेक प्रॉपर हो जाए, उनका यूरिन आउटपुट सही हो जाए, उनका जो सर्जरी किया है उसकी हीलिंग प्रॉपर हो जाए, उस दिन उसको देखने के लिए हमको 3 से 4 दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में रखना होता है। फिर पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। एक बार पेशेंट जो है 10 दिन के बाद फॉलोअप में आते हैं और उसके बाद वो पेशेंट जो है 3 महीने के बाद फॉलोअप में आते हैं। जब 3 महीने के बाद फॉलोअप में आते हैं तो हम उनका कुछ टेस्ट कराते हैं ये देखने के लिए कि किसी पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही या प्रोटीन डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही। उनके सब टेस्ट कराए जाते हैं और फिर से फॉलोअप 6 months पे होता है, फिर फॉलोअप 1 year पे होता है और ऐसे करते करते हम मरीज़ को रेगुलर फॉलोअप पे 6 monthly रखते हैं। पेशेंट जो हमारे पेशेंट किए गए हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना वेट लॉस किया है और रेगुलर मेंटेन किया है। वेट लॉस हर सर्जरी से हो सकता है, बैरिएट्रिक सर्जरी से, लेकिन जहाँ मुश्किल आती है उस वेट को मेंटेन करने में आती है। और इसमें जो आपका सर्जन है और आपके रेगुलर उसके पास फॉलोअप हो रहे हैं और आपकी डाइटिशियन के साथ आपका रेगुलर कांटेक्ट है जो आपको सब सजेस्ट करता है, उसी से ही आप मेंटेन कर सकते हैं वेट को। इसके अलावा आपका अपना मोटिवेशन कि आपने सर्जरी कराई है और आपको उसके लिए वर्क करना है, आपकी फैमिली का सपोर्ट, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। 15 days के बाद अपने वर्क रिज्यूम कर लेते हैं
और 6 वीक्स के बाद हम आपको कार्डियक एक्सरसाइज करने को बोलते हैं और 3 मंथ्स के बाद हम आपको फुल वेट ट्रेनिंग कराते हैं। जिन पेशेंट्स जैसे फीमेल पेशेंट है जिसमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाती है। इनफर्टिलिटी तो 18 टाइम्स फर्टिलिटी जो है 18 टाइम इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम पेशेंट को, फीमेल पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं जो प्रेगनेंसी करना चाहते हैं, उनको ये हम एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट आपको 18 मंथ्स तक प्रेगनेंसी नहीं करनी है, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज होंगी, आपका वेट लॉस हो रहा होगा, तो उस समय आपको 18 मंथ्स तक आपकी प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ वो अपना नॉर्मल एक्टिविटी, वर्क रेज्यूम करना, ये सब चीज़ 15 डेज़ के बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी हो, आपके ज़रूर किसी काम की होगी। इन केस आपको लगता है कि आपको बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में मुझसे कुछ और जानकारी चाहिए, एंड देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।